नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RNI न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। अनलॉक इंटरव्यू में आज हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD डॉक्टर वाजपेयी काफी साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। डॉक्टर वाजपेयी जेपी आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे। इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में भी रहे। सबसे पहले इनके सियासी सफर पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी का राजनीतिक सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। साफ सुथरी छवि के नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी का विवादों से नाता हमेशा से ही दूर रहा। डॉक्टर वाजपेयी के सियासी सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई। छात्र जीवन में वो ABVP से जुड़े रहे। इसके बाद वो जेपी मूवमेंट से जुड़ गए और इमरजेंसी के दौरान जेल गए। 19 महीने जेल में बिताने के बाद जनता पार्टी ने उन्हें यूथ विंग का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। 1977 में वो पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर हरदोई जिले की पिहानी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। बाबू बनारसी दास की सरकार में वो राज्य मंत्री भी बनाए गए। इसके बाद 1985 में डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने दोबारा चुनाव जीता और विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाए गए और 1989 में शिक्षा मंत्री बनाए गए। डॉक्टर अशोक वाजपेयी समाजवादी पार्टी की स्थापना के पहले से ही मुलायम सिंह यादव के खासे करीबी और दोस्त रहे। समाजवादी पार्टी के गठन के साथ ही वो मुलायम सिंह के साथ आ गए और पार्टी के संस्थापक सदस्य बनाए गए। इसके बाद वो 1992 और 1996 में फिर विधानसभा पहुंचे। 1998 से 2002 तक उन्होंने विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। 2003 में वो एक बार फिर पिहानी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। सपा सरकार में उन्हें पहले खाद्य आपूर्ति विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और 2004 में धर्मार्थ कार्य व कृषि मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाली। 2016 में सपा सरकार ने उन्हें विधान परिषद में भेजा। हालांकि बीजेपी में आने के बाद अगस्त 2017 में उन्होंने विधान परिषद की सीट से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अशोक वाजपेयी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। स्कूल के दिनों में डॉक्टर वाजपेयी ने NCC ज्वाइन की थी। इसी दौरान उन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल भी जीता था। नमस्कार, मैं हूं आलोक पांडे और हमारे साथ हैं राज्यसभा से सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी से वो राज्यसभा के सांसद हैं और राजनीति की बात करें तो एक लंबी राजनीति, 4 दशकों की राजनीति का अनुभव है। अगर राजनीति से इनके अनुभव को जोड़ें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इमरजेंसी लगने तक और अलग अलग इन्होंने परिवेश देखे हैं। आज हमारे साथ हैं और सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी। और सवाल तो सबसे पहले यही होगा कि 4 दशक एक लंबा दशक होता है। कैसा राजनीति का आपका ये अनुभव रहा है अब तक? ये इस मामले में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक लंबा समय सामाजिक जीवन में काम करने का अवसर मिला जी और देश के उस तत्कालीन मूर्धन्य नेताओं के साथ बहुत कुछ सीखने को और उनके जीवन शैली से बहुत नज़दीक से देखने का मुझे अवसर मिला। इसलिए बहुत सारे अवसर, बहुत सारे अनुभव मुझे इस छोटे से सार्वजनिक जीवन में प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और राजनीतिक जीवन वैसे ही उतार चढ़ाव भरा होता है, कभी अप कभी डाउन, ये तो स्वाभाविक है। तो मुझे भी उन सारे दौर से गुजरना पड़ा है। कभी सत्ता की जंग, कभी विपक्ष की संघर्ष। एक तो हमेशा संघर्ष और सत्ता दोनों के बीच काम करने का अवसर मिला है। तो इस तरह से एक लंबा अनुभव सार्वजनिक जीवन का मुझे प्राप्त हुआ। बिल्कुल सर, आप विधानसभा में भी रहे और पार्लियामेंट में भी हैं, हर तरह के सदनों का भी देखा है, तो उनके कामकाज के तरीकों को भी देखा होगा। अलग अलग राजनीति भी रही है, राज्य की अलग रहती है, केंद्र की अलग। देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मुझे याद है कि जब 1977 में पहली बार मैं विधानसभा में चुनकर आया तो विधानसभा का जीवन और विधायकों का रहन सहन कितना साधारण और सामान्य था
और लगता था कि ये लोग सब जन सामान्य के प्रतिनिधि के रूप में थे और व्यवहारिक रूप से ऐसा दिखाई पड़ता था। जो विधायक के घर पर लोग आते थे क्षेत्र के, उनका खाना पीना ये भी सारी चीज़ें, दौरा भी, गाड़ियों का कमी थी तो ज़्यादातर दौरा भी विधायक को स्थानीय संसाधनों के माध्यम से ही क्षेत्र में करना होता था। वो एक सादगी थी, जनता से सीधा संवाद था और वो राजनीति बिल्कुल सेवा भाव की राजनीति थी जो मैंने अनुभव किया। जो 77 में मैंने इन 40-45 सालों में जो बदलाव देखा है आज की राजनीति में, चमक धमक, साधन सुविधा, ये सारी चीज़ें और संचार संवाद के साधन इतने बढ़ गए हैं, यही बैठे बैठे हम पूरे क्षेत्र से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तब ये सब सुविधाएं नहीं थी। लैंडलाइन से फ़ोन करना और किसी को STD मिलाना कितना कठिन काम होता था, घंटों लग जाते थे। अगर किसी से अर्जेंट बात करनी हो या कोई आवश्यक बात किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, तो कहीं किसी के पास लैंडलाइन के फ़ोन नहीं थे, अगर होते भी थे तो वहाँ STD मिलती नहीं थी। उस बीच में काम करना, सीधे जनता से जुड़ना होता था, हर सुख दुख से उससे जुड़ना, और तब वो जनता के एक एक काम से लगता था कि नेता का जनता से सीधा संवाद है और सही अर्थों में राजनीति सेवा का पर्याय थी। सर, आपसे ही एक समझ आ रही है कि उस वक्त एक बड़ी सादगी वाली राजनीति थी। अब अगर कहा जाए तो जनरेशन नेक्स्ट वाली जो पॉलिटिक्स है, जो डिजिटल पॉलिटिक्स हो गई है, इसमें आपको सब अच्छा ही लगता है या कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता से दूरियां भी बढ़ गई हैं जनप्रतिनिधियों की? मैं तो अपना, मेरा अनुभव है तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता। इस नाते नहीं लगता है, समय के साथ सारी चीजें परिवर्तनशील। उस समय हम अपने क्षेत्र के, इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र के एक एक व्यक्ति से लगभग परिचित होते थे। गांव में किस मोहल्ले में किसका कहाँ पे घर है, और हम तो अगर पांडे जी आप सच्चाई कहें, मैं तो इतना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसकी दरवाजे की कुंडी खटखटा के बुलाता था, फला बाहर मैं आ गया हूँ, आइए बाहर। और इस तरह से इतना संपर्क मिला था, लोगों के घरों की भी पहचान थी, इस घर में फला शख्स रहता है या जनता का रहती। तो वो एक लगाव था, उनके हर सुख दुख मुझे अपने लगते थे, और उसका भी, जनता का भी, नेता के प्रति समर्पण था। मुझे लगता था मेरे पीछे 2-2.5 लाख लोगों की एक ताकत खड़ी है। अब वो आज नहीं है। आज विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन न जनता उनके पीछे उस तरह से खड़ी है। पार्टी के आधार पर, पार्टी के हाईकमान के आधार पर, रीति नीति के आधार पर समर्थन मिलता है, सरकारें बनती है, लेकिन जनता और नेता का जो रिश्ता, जो प्रगाढ़ता थी, जो एक अटूट बंधन था, वो कहीं कमजोर होता दिखता है। मुझे जो है ऐसा अनुभव करता हूँ, और मुझे उस रिश्ते में बड़ा आनंद आता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति आपने की है, सार्वजनिक जीवन जो आपने जिया है, मुझे ध्यान नहीं आता, इतना लंबा समय हम लोगों को भी हो गया, कोई विवाद आपके साथ कभी नहीं जुड़ा। शायद इसकी सब वही वजह है कि आप जमीन से जुड़े रहे, लोगों से। देखिए, अगर राजनीति सेवा के भाव से की जाए जी, हम बदले के भाव से नहीं करते थे। आज भी मेरे जीवन में बहुत से लोग, मेरे राजनीति जब आप करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, आपके कई प्रतिद्वंदी होंगे, कोई किसी को वोट देगा, कोई किसी के समर्थन में जाएगा। स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में हमारे विरोधियों की संख्या समर्थकों से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हम कभी बदले की भावना से नहीं। चुनाव खत्म, और मैं चुनाव के खत्म के बाद जो जनसभा करता तो उसमें कह देता था कि अब चुनाव खत्म हो गया, मैं पूरे क्षेत्र का विधायक हूँ, अब मेरा कोई विरोधी नहीं, सबकी सेवा करना मेरा दायित्व, और उसी भाव से मैं सेवा करता था। तो मेरा कोई जब विरोधी नहीं होता था तो मुझे व्यक्तिगत किसी से पीड़ा भी नहीं होती थी। और ये मैं लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि जब आप के कुछ समर्थन होंगे, कुछ विरोधी होंगे, और तभी लोकतंत्र का शोभा भी है। तो मैं उस विरोध को कभी व्यक्तिगत विरोध नहीं मानता था, वैचारिक विरोध था, उसको मैं कभी बदले की भाव से नहीं, इसलिए मेरी कटुता नहीं रहती थी, और मुझे किसी से आलोचना या किसी का व्यक्तिगत विद्वेष नहीं रहता था। तो इसलिए कोई कंट्रोवर्सी कभी नहीं आई क्षेत्र में भी काम करते हुए। और मैं समझता हूँ तो कुछ लोग जो उसका लाभ ये होता था कि कई बार जो लोग किन्हीं कारणों से, जातीय कारणों से, क्षेत्रीय कारणों से, या प्रत्याशी से कोई निकट के संबंध के कारण मेरे विरोध में चले जाते थे, और मैं देखता था, स्वतः ही अनुभव करके अगले चुनाव में सब मेरे साथ आते थे। मैं तो कई बार अपने कार्यकर्ताओं से मुझे कहना पड़ा, वो लोग कहते थे कि आप तो जो आपका विरोध करता है उनके भी आप काम करते हो, फर्क क्या हुआ, ऐसे अच्छा वो विरोध करें। मैंने कहा ये बताओ, मैं 7 बार विधायक जीता हूँ यहाँ से, क्या क्षेत्र में कोई ऐसा परिवार है जिसने कभी हमको वोट न दिया हो? और अगर एक बार भी उसने वोट दिया है तो मैं जीवन भर वोट की कीमत अदा करूंगा। सब कभी न कभी मेरे समर्थक हैं, किसी कारण कभी दूर हो गए तो आ जाएंगे, तो इसके कंट्रोवर्सी मैंने व्यक्तिगत
और निगेटिविटी मेरे जीवन में नहीं है। मैं कभी किसी की आलोचना या किसी का नुकसान नहीं करूँगा। मैं अपना काम करता हूँ, कोई निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं, हमेशा लोगों का उचित राय देता हूँ और उचित काम के लिए सहयोग करता हूँ। किसी को झूठा फंसाना, किसी के विरुद्ध राजनीतिक विद्वेष निकालना, ये सब मेरी राजनीति नहीं रही, इसलिए कंट्रोवर्सियों से थोड़ा बचता रहा। बिल्कुल, वो तो हम लोगों ने देखा भी कि कहीं कोई आपके साथ कोई विवाद ना जुड़ा ना रहा। एक बात बताइए कि जब आप इस तरह की राजनीति को अब देख रहे हैं और पहले की जो राजनीति थी, सिद्धांतों की, विचारधाराओं की, आप जेपी मूवमेंट में रहे, आप इमरजेंसी में जेल गए, उन विचारधाराओं को लेकर के और आजकल ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल का राजनीति का दौर कहा जाए, तो कुछ आप इन नए राजनीति वाले जो लोग आ रहे हैं इनको कुछ सलाह मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, अब सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ी है। जनता से जो संवाद व्यक्तिगत नहीं हो सकता था, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ने का एक अच्छा मतलब जो विज्ञान की प्रगति है उसका एक बड़ा लाभ भी है कि हम अपने कार्यकर्ता का हालचाल जानने के लिए या तो हम वहाँ जाते या वो हमारे पास आता, तभी एक दूसरे से का समाचार मिलता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल ये मोबाइल फोन से 2 मिनट हमने किसी के बारे में जानना है तो उसका हम फोन करके समाचार जान लेते थे। बड़े उसके लाभ भी हैं, लेकिन उतना ही एक दूरी बढ़ी है कि जो व्यक्तिगत संवाद थे वो कम भी है। जो हम लोगों से जुड़ने का मौका मिलता था, हम उसके घर जाते थे, देर हो जाती थी, वहीं रुक जाते थे, कार्यकर्ता के घर में भोजन बनता था, मतदाता के घर में खाना खाते थे, तो एक रिश्ता जो डेवलप होता था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो रिश्ता नहीं बन, सब एक दूसरे समाचार से तो पा जाते हैं, लेकिन वो भाव जो हमारे बीच की दूरी कम करता था, एक पारिवारिक भाव बनता था जनता और नेता का, वो उसमें कहीं कमी आई। लेकिन अब समय परिवर्तनशील है और मैंने कहा ना, इससे निर्णय विद्यार्थी राजनीति विद्यार्थी परिषद से प्रारंभ की। विद्यार्थी परिषद एक अनुशासित संगठन था, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक काम जिसकी सोच थी, और उस कार्य संगठन के माध्यम से मैंने राजनीति की शुरुआत की। जयप्रकाश जी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जयप्रकाश जी की संघर्ष समिति की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति थी उसका मैं सदस्य रहा। हमने इमरजेंसी का विरोध किया, उसके विरोध 19 महीने जेल में रहे और जेल में भी रहकर हमेशा वैचारिक राजनीति के हम लोग पक्षधर रहे। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी में जी 1977 विधायक हुए और आप सबका आशीर्वाद था कि मुझे उसी समय उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला। कुछ कारण ऐसे स्थानीय राजनीति के हुए। हरदोई जिले से 9 विधानसभा सीटें थी, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी सब सीटें जीती थी, लहर थी, लेकिन हरदोई में 9 में केवल 2 सीट जीती जनता पार्टी, एक हम और एक शारदा भक्त सिंह। शारदा भक्त सिंह राजस्व मंत्री बनी, मैं शिक्षा मंत्री। कुछ क्षेत्रीय राजनीति, जिले की राजनीति, मैं एकदम नया लड़का था। वो उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल रह चुके थे, बड़े वकील थे, बड़ा नाम था। तो जनता के बीच मेरी सहजता लोगों को ज़्यादा नज़दीक पहुंचाने का काम कर रही थी। कहीं न कहीं वो एक बड़ा कद उनका, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, लेकिन लोकप्रियता या लोगों के बीच में स्वीकार्यता कहीं न कहीं ईर्ष्या का कारण बनती गई और हम एक विचारधारा के लोग थे और वो धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। और ऐसा एक समय आया कि जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ तो हम लोगों को एक दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। बिल्कुल, आपने इस 4 दशक की राजनीति में कई मोड़ देखे हैं, कई पॉलिटिकल डिवीजन्स देखे हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो परिवारवाद है, इस परिवारवाद को लेकर के आप क्या कहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, एक समय था आपने समाजवादी पार्टी को भी देखा, उसके खड़े होने में भी, गठन में भी आपकी भूमिका रही, लेकिन राजनीति के इस हिस्से को क्या कहेंगे? देखिए, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है जी। समाजवादी हम लोग थे, समाजवादी पार्टी में सारा जीवन में भी और इसलिए बताया कि समाजवादी दर्शन और समाजवादी विचारों से जो लोहिया जी का एक समाजवादी समाज की संरचना का उनका संकल्पना थी, वो बड़ा आकर्षित करती थी। समाज में कम से कम गैर बराबरी हो, हम तमाम तरह के जो भेदभाव हैं, जो गैर बराबरी है, उनसे दूर करने का संघर्ष लोहिया जी ने किया। हम लोग उससे प्रभावित हुए और ऐसा लगा कि शायद ये समाजवादी पार्टी का गठन उस लोहिया जी के अधूरे विचारों, अधूरे सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई सार्थक कदम होगा। इसलिए बड़ी प्राणपण से समाजवादी के बनाने से लेके उसको इन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम किया। लेकिन समाजवादी नाम तो हम लोगों ने रखा, समाजवादी आचरण हम नहीं दे पाए। समाजवादियों का कभी भी मतलब उनका जो सीधा था कि सैद्धांतिक राजनीति थी,
उसमें न तो कहीं परिवारवाद के लिए कोई स्थान था, न संपत्तिवाद के, संतति और संपत्ति दोनों से मोह नहीं था समाजवादियों का। लोहिया जी कहते जो संतति और संपत्ति के मोह को त्यागे वही सच्चा समाजवादी हो सकता है। लेकिन हम जिस नई समाजवादी से जुड़े वो संतति और संपत्ति दोनों के मोह में ऐसा फंसी थी कि उससे, क्योंकि जब कोई भी दल या कोई विचारधारा परिवारवाद से जुड़ जाएगी या परिवारवाद उसकी प्राथमिकता बन जाएगा तो तमाम सारे कार्यकर्ता जो एक निष्ठा के साथ विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं उनकी तमाम सारे वो गुण या तमाम सारे उनकी जो समर्पण है हम उसकी अनदेखी करेंगे और परिवार को उसका लाभ देने का काम करेंगे। और यही होता है परिवारवादी राजनीति में। इसीलिए समाजवादियों का संकल्प था कि हम परिवारवाद को कहीं बढ़ावा देंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ किसी समाजवादी उस समय के नेता को देख लें उसके परिवार उनके बेटे बेटी के नाम तक किसी को पता नहीं। लेकिन अब आज की राजनीतिक दुर्भाग्य थी वो, चलिए बहुत सारी चीजें राजनीति में समझौते करने पड़ते। आपने इतना बड़ा समय समाजवादी पार्टी में गुजारा और नेताजी के साथ रहे, लेकिन जब ये 2017 के अंतिम 6 महीने में जो परिवार में ही आपस में ही कुछ कलह और टकराव शुरू हुआ, क्या आपको लगता है उन सब चीज़ों का भी असर अखिलेश यादव को नुकसान के रूप में उठाना पड़ा था? जो 2017 के चुनाव परिणाम थे और जो पुराने लोग थे उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वो आपने जो पहले सवाल किया दूसरे सवाल का उत्तर उसी में छिपा हुआ है कि जब परिवारवाद ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो बताए ना कि गुण और दोष दोनों नगण्य हो जाते हैं। अब जिस तरीके से उनको स्थापित किया गया, न तो उस समय उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, न जनता जनादेश उनके नाम पर मिला था। मुलायम सिंह जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और सारे लोगों को विश्वास था कि मुलायम सिंह जी पे परिपक्व राजनेता है और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो मुलायम सिंह को उसका नेता बनना, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने जैसा कहा कि मुलायम सिंह पीछे हटे और मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ। तो ये सारी चीजें, ये तो कोई परिवार की चीज नहीं थी, तो प्रदेश की जनता का समर्थन और जनादेश था, उसका हमें आदर करना चाहिए था। लेकिन निर्णय हुआ कि युवा हाथों को प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए और उसको लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी होती गई कि पार्टी के अंदर गुटबाजी का बढ़ने लगा। पूरा मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कभी पार्टी के अंदर कोई आंतरिक गुटबाजी नहीं होती थी। पूरी पार्टी एक मन और एक रूप में काम करती थी। लेकिन यहाँ गुटबाजी परिवार में ही प्रारंभ हो गई और एक सब ऐसे कारण बने कि पार्टी 2017 के चुनाव में पूरी तरीके से बिखर गई। और इसका एहसास हम लोगों को 2014 में हो गया था कि 2014 में उत्तर प्रदेश की सरकार बने 2 वर्ष हो गए थे और युवा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का भी मूल्यांकन हो गया था। तो अगर 2014 में ही पार्टी इस पर विचार करती शायद 2017 से पहले कुछ उसकी हम लोग रिपेयर कर सकते, भरपाई कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। अच्छा, एक सवाल तो ये बनता ही है कि इतना समय गुजारने के बाद जब सरकार चल रही थी, समाजवादी पार्टी की थी, तो शिवपाल जी और अखिलेश के बीच में जो कहासुनी हो रही थी जो आपस में, आपको लगता है कि अब वर्तमान समय में फिर एक बात निकल के आ रही है कि शिवपाल जी मतलब वापस पार्टी में जा सकते हैं, परिवार पूरा एक हो सकता है? ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप तो बहुत नज़दीक रहे हैं पूरे परिवार के साथ, तो ये तो लगातार एक प्रयास होगा ही, जैसा मैं महसूस करता हूँ, परिवार का बिखराव होके, और इसके लिए कितना वो प्रभावी होते हैं और मुझे उनके प्रभाव के कारण कोई चीज़ बने, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं होगी। और जब तक कोई रिश्ते स्वाभाविक नहीं होते हैं, दीर्घकालिक नहीं होते, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। नेताजी के दबाव में दिखावे की एकता भले हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अंतर्मन से ये लोग जुड़ पाएंगे। तब गांठ जो हो गई वो निकलती नहीं है गांठ। अच्छा, विपक्ष की बात करें, उत्तर प्रदेश के विपक्ष की बात करें, तो मुख्य विपक्षी है कौन आपके खिलाफ में? अब भाई चुनाव भी विधानसभा का बहुत दूर तो नहीं रहा, तो आप किसे विपक्ष मानते हैं? कौन आपसे लड़ेगा, कौन मुख्य होगा? मैं कहना चाहता हूँ 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार को 3.25 साल हो गए जी, क्या कहीं सड़कों पर कोई विपक्ष दिखा है? सिवाय व्यक्तिगत ईर्ष्या और कुंठा के अलावा विपक्ष केवल उसी को प्रदर्शित करता रहा है, कभी नीतिगत किसी चीज का, क्योंकि वो मौका ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। योगी जी ने 3 वर्षों में जितने लोक कल्याणकारी काम किए,
जिस ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, उनके व्यक्तिगत जीवन पर आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जिस सेवा भाव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, आज इस कोरोना जैसे महासंकट में 24 घंटे जनता के बीच रह करके उन्होंने जो काम किया, उसकी तुलना किसी भी सामाजिक जीवन में मोदी जी के अलावा किसी राजनेता से नहीं की जा सकती। तो जहाँ इस तरीके का समर्पित नेतृत्व हो, समर्पण भाव से काम करने की इच्छा हो, कोई लालसा न हो, कोई सामाजिक उससे कुछ भी लेने की इच्छा न हो, समाज को देने का कर्तव्य हो, तो वहाँ क्या विकल्प है लोग देंगे? इनके पास विरोध करने को कुछ नहीं है सिवाय व्यक्तिगत आलोचना के और ईर्ष्या के। पर निर्विरोध भी आप नहीं चुने जाएंगे ना, कोई ना कोई तो होगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि ये सवाल मैं किसी नए विधायक से पूछता तो या नए सांसद से पूछता तो गैर वाजिब होता, पर आप तो मतलब इतना समय गुजारा है, कुछ ना कुछ तो किसी से तो लड़ाई होगी, कोई तो होगा। अभी क्या होगा लड़ाई का स्वरूप? अभी तो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं और कौन से नए दल बन जाए चुनाव आते आते, लेकिन अभी ऐसा कोई पहलवान मुझे नहीं दिखता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुकाबले में मजबूती से जो ट्विटर का युद्ध चल रहा है, मतलब कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ट्वीट आते हैं योगी सरकार को लेकर के, और बीएसपी सपा किस कुंठा में वो बोल रहे हैं। लग रहा है कि दिल्ली की गद्दी केवल उन्हीं को विरासत में मिलनी चाहिए थी, अगर किसी और को मिल गई है तो गलत है। इसलिए वो कुंठा और निराशा में, हताशा में अनर्गल बयानबाजी करके अपने व्यक्तित्व को ही क्षरण कर रहे हैं और उनके बारे में जनता में जो निगेटिविटी पैदा हो रही है वो उनके दीर्घकालिक राजनीति के, मैं समझता हूँ, बड़ी कठिनाई होगी। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस कम से कम इस लड़ाई में नहीं रहेगी इस विधानसभा में? अभी तो हमें कोई ऐसा नहीं लगता जो लड़ाई होगा, लेकिन लड़ेंगे सभी। हाँ। लड़ेंगे सभी, लेकिन लड़ाई में मुझे नहीं कोई लगता है, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न कोई। क्योंकि 2019 के चुनाव को बहुत माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत कठिन है। 2014 में भले इतनी लंबी सीटें जीत गए हैं इतनी संख्या में, लेकिन 2019 में नहीं। तो एक विपक्ष जो है लगभग साफ हो गया था। तो क्या वैसी कुछ स्थिति कोई उम्मीद? 2019 के लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की महाबली पार्टियां कही जाती थी, सपा और बसपा, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ी और उसका नतीजा हुआ कि सबका सफाया हो गया। मतलब जातीय समीकरण और सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की पर्याय थी, उनके आधार पर सपा बसपा का गठबंधन बहुत मजबूत माना जाता है। लेकिन जनता के दिल में जो बंधन है मोदी जी के प्रति, उसका कोई विकल्प अभी किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। तो मतलब जब साथ रह के नहीं हरा पाए हैं तो अब तो अलग अलग आपकी जीत और आसान सी है। हाँ, अब तो समय बताएगा, लेकिन जनता न्याय करेगी ऐसा मुझे विश्वास है। और जनता जब न्याय करेगी तो सही फैसला होगा। तो एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की व्यवहारिकता की दृष्टि से बहुत उपयोगी फार्मूला है। तो मैंने ये सुझाव दिया है कि हम अगर इस तरह से जो दलों की हमारी संख्या है उसका 1/3 सदस्यों को सदन में आने की एक दिन में अनुमति दें। सप्ताह में अभी तक 5 दिन पार्लियामेंट चलती है, हम उसको 6 दिन चलाएं, सैटरडे को भी उसे चालू रखें। तो 2-2 दिन हर सदस्य को सप्ताह में सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। और इससे ये होगा 1/3 सदस्य आने से सदन में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो लंबी सी बेंच होती है उसमें एक आदमी इधर बैठेगी, इधर बैठ जाएगी, बीच की सीट खाली रहेगी। तो उस तरीके से हमारे पास पर्याप्त जगह होगी कि हम एक दूसरे से एक जितनी दूरी चाहिए उतनी दूरी बना सकेंगे। सदन की संख्या कम होगी। संचालन में जो वहाँ प्रशासनिक अमला रहता है राज्यसभा या लोकसभा का, उसकी भी संख्या आधी कर दी जाए तो उससे भी संख्या कम हो जाएगी। और जो विषय सदन के सामने आने हैं उन विषयों का पहले कार्यसूची जैसे तय हो जाती है, वहाँ पर जो हमारी संसदीय समिति है उसमें तय हो जाती है, तो उसमें ये मालूम हो जाए इस सब्जेक्ट पर इस दिन चर्चा होगी। तो जो सदस्य जिस सब्जेक्ट में विशेष अभिरुचि रखता है या जो दल जिस सब्जेक्ट में अपने किस सदस्य को बुलाना चाहता है, तो उस हिसाब से जो हफ्ते में 2-2 दिन सभी सदस्यों को आने का अवसर मिलता है वो तय कर सकता है। तो एक तरीके से एक हमको बहुत अच्छा डिबेट भी निकल करके आएगा। जिन लोगों की अभिरुचि है जिस विषय में, उस दिन वही लोग उसमें भाग लेंगे। तो जो डिस्कशन होगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा और मैं समझता हूँ पार्लियामेंट ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकेगी। और इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व से संसदीय गरिमा भी बनी रहेगी, बहस भी अच्छे ढंग से हो सकेगी और उससे
संसदीय कार्य भी पूरी तरह से संचालित हो सकेंगे, क्योंकि हमारे संसदीय लोकतंत्र में बहुत दिनों तक हम लोकसभा या राज्यसभा को बाधित नहीं रख सकते। बहुत सारी इतने तात्कालिक विषय होते हैं जिन पर सदन में जाना जरूरी है, उन विधेयकों को सदन द्वारा पारित कराना जरूरी है। बहुत दिनों तक अगर पता नहीं कब तक ये महामारी से हमको जूझना होगा, तो बहुत दिनों तक लोकसभा विधानसभाओं को और इन संसदीय समितियों को हम कब तक इनको रोक के रखेंगे, तो इस पर विचार किया जा सकता है। ये निवेदन मैंने विस्तार से पत्र तमाम सारे उदाहरणों के साथ माननीय जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं आदरणीय वेंकैया नायडू जी और आदरणीय ओम माथुर जी लोकसभा के अध्यक्ष, मैंने उनको लिखा है। नहीं, पर ऐसे तो मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई, बीजेपी के विधायकों ने भी लिखा, सांसदों ने भी लिखा कि अधिकारी नहीं सुनते हैं क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई ऐसे जन उपयोगी कार्य होते हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। एक ऐसा विषय है जो कि महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि विषय है पर हमको भी सोचने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ जिन भी पत्र लिखे गए उनका सबका प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन मुख्य कारण कई बार यही होता है कि हम जहाँ जनप्रतिनिधि बन जाते हैं वहाँ हमें लगता है कि हमको विशेषाधिकार प्राप्त हो गए, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वहीं पर हमारे मन में टकराव शुरू हो जाता है और हम प्रशासन की, हम अगर दोनों लोग मिलकर के दोनों को उद्देश्य एक है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें, अगर उस समय हम सही सुझाव कोई जनहित में देते हैं और मैं देखता हूँ कि उसको निश्चित रूप से प्रशासन उस पर गंभीरता से विचार करेगा और सहयोग करेगा। लेकिन जब हम व्यक्तिगत दबाव बना करके नहीं इस काम में ऐसा ही होना है तो कठिनाई होती है। ये दोनों चीजों और उस विपक्ष कहता है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, यहाँ पे भी, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। आप अगर देखें कि दो डबल इंजन की सरकार ने जितने काम किए, क्या कभी किसी ने सोचा था कि गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो जाएगा 5 लाख तक का उसका सरकारी इलाज मुफ्त में हो जाएगा? क्या किसी ने सोचा था गांव में हर व्यक्ति का घर पक्का हो जाएगा 2022 तक? मोदी जी ने उसको भी साकार कर। क्या कभी किसी गांव की गरीब महिला ने सोचा था उसकी झोपड़ी में भी गैस का सिलेंडर आ जाएगा, वो गैस का चूल्हा जलेगा? क्या गांव के किसी गरीब ने सोचा था कि मेरे घर में बिजली आएगी और यहाँ पर भी ट्यूबलाइट जलेगी, पंखा चलेगा? कौन कौन सी चीजें जिनको आप कहते हैं कि जो चीजें कभी किसी ने सोची नहीं थी, हर घर के दरवाजे पर शौचालय बन जाएगा, हमारी गरीब की बहू भी अब सुंदर सुरक्षित जगह पर शौच हो जाएगी, खुली सड़क पर आधे शौच के होकर उसे खड़े होना नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, व्यक्ति को इसको केवल उस पर भी देखिए जहां हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता रहती, उनके सुख दुख को भी देखिए। अखिलेश जी कहते हैं कि उन्होंने मेट्रो चलवाया, एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे बन गया, आपका बधाई। किसी ने अपने पास से नहीं चलाया, जनता का पैसा जनता के हित में खर्च हुआ, अच्छी बात है। लेकिन हमने जन जन के हित की बात की है, उस पर भी कभी दिमाग जाना चाहिए। हमने उस तरह से नहीं बांटा कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, कि अपनों को देख के हमने नहीं बांटा है। उत्तर प्रदेश की सारी 24 करोड़ जनता हमारी है, देश के 130 करोड़ लोग हमारे हैं। हमने जो नियम बनाए, जो नीति बनाई और जो भी योजनाएं बनाई, सबको दृष्टि में रख के बनाई, यही पीड़ा है। अब जब लगभग समय तो बहुत रहता नहीं है राजनीति में, आपसे अच्छा कौन जानता है, 3 साल पूरे ही हो गए हैं, चुनाव की तरफ लगभग जा रहा है वो यूपी, तो अगली सरकार के लिए भी आप अस्वस्थ हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता का जो भाव देखता हूँ कि कोरोना जैसे महासंकट में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता की सेवा की है, और मैं गांव से भी जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो आज जो इस तरह जनता उनके प्रति भूरी भूरी उनकी प्रशंसा कर रही है, इससे लगता है कि 2022 में शायद इससे बड़ा जनादेश उनको प्राप्त होगा। हमारे साथ थे डॉक्टर अशोक वाजपेयी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं, और परिचय में बहुत कुछ है क्योंकि मंत्री रहे जब जीते, और मंत्री के साथ साथ विधानसभा में 9 बार वहां पे उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, सांसद बने, हर तरह की राजनीति देखी है। और इनकी बातों का इसलिए भी महत्व है कि इन्होंने पुरानी सादगी सरल भरी राजनीति देखी है, और आज की नई जनरेशन की, नई पीढ़ी की, डिजिटल इंडिया की वो राजनीति भी देख रहे हैं। इनके अपने सुझाव भी हैं, लॉकडाउन के वक्त कैसे संसद के सत्र चले, जो कि बहुत जरूरी है, कैसे विधानसभा चल सकता है, उसके लिए इन्होंने कुछ नए तरीके भी निकाले हैं, पत्र भी लिखा है। और इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ा संदेश यही है कि इन सब के साथ साथ जनता से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, और आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी केंद्र से और उत्तर प्रदेश से डबल इंजन की जो सरकार है वो जन जन की
सरकार है, जन जन के लिए सोच रही है, इसलिए आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी, इस विश्वास के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि चुनाव सबके लिए खुला होता है और चुनाव एक ऐसा पर्व है जो लोकतंत्र का माना जाता है और जनता कब किस वक्त बदलती है, क्या मूड होता है, ये भी जनता ही बताती है। लेकिन चुनाव के वक्त क्या हालात हो गए उस वक्त की बात होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।